चोर चमार, वो चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घृणित टिप्पणी होती है कि जब उस पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और जुल्म जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना। कुछ लोग तो काल्पनिक डर से डर गए हैं कि हम पे झूठे मुकदमे हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों का बलिदान दिया, संतानी हत्या हुई है, पायल तड़वी की, डेल्टा मेघवाल की, रोहित वेमुला की। उनकी माओ से पूछ के देखो, जिस बच्चों को भविष्य बना के पालते हैं और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओ पे क्या बीतती है। आप हमारे दर्द को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए 11 तारीख को हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया है। हम देश को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है कि ये महान पुरुष अपने लिए नहीं जिए, इन्होंने हमेशा मानवता के लिए संघर्ष करने का काम किया। इन्होंने हमेशा अंतिम व्यक्ति को भी मान सम्मान का जीवन मिले, इसके लिए संघर्ष किया। और इससे आगे बढ़कर इन्होंने अपने बच्चों तक का बलिदान दे दिया, अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उफ तक नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। इस तरह का त्याग, बलिदान, संघर्ष करने वाले अपने तमाम महापुरुषों को मैं आज यहां याद करता हूं। प्यारे साथियों, आज 8 फरवरी है, रविवार का दिन है। जब मैं आ रहा था, बड़ा ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखा मेरे आते हुए भी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल पैदल दौड़ रही थी। जब मैं गाड़ी में बैठे देख रहा था तो उनके पैदल चलने की तकलीफ मेरे अंदर पैदा हो रही थी, लेकिन जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद देने के लिए वो आगे बढ़ रही थी, उससे एक विश्वास भी पैदा हो रहा था, एक हिम्मत भी पैदा हो रही थी कि कहते जिस आंदोलन पर मां बहनों का आशीर्वाद हो जाता है, जिस आंदोलन को मां बहनों का प्यार मिल जाता है, वो आंदोलन कभी पीछे नहीं हट सकता। इस बात के लिए भी मैं यहां पहुंची तमाम मां बहनों को, प्यारी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु कबीर जी, गुरु घासीदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नारायणा गुरु संत गाडगे जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अगर दूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामसु वर्मा,
चौधरी महाराज सिंह भारती, ईवी रामा नायकर पेरियार, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, संत राम दिए प्रजापति जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, सत्य शोधक समाज के संस्थापक सदस्य रहे संतू जी, राम जी, लाडे जी, और वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, वीर अब्दुल हमीद साहब, सरदार करतार सिंह सराबा, मां अवंतिका बाई लोधी, मां छलकारी बाई, जननायक कपूरी ठाकुर, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां फातिमा शेख के साथ मां फूलन देवी को भी मैं नमन करता हूं। प्यारे साथियों, बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे महापुरुषों की। अगर मैं नाम लेता रहूंगा तो सुबह तक शाम हो जाएगी, तब भी महापुरुषों के बारे में पूरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। प्यारे साथियों, मैं गुरु कबीर जी की इस बात से शुरू करूंगा जो उन्होंने कही थी अपनी वाणी के माध्यम से कि मैं सभी से लड़ सकता हूं, मैं सभी से लड़ सकता हूं, पर अपनों के साथ नहीं। मुझे अपनों के साथ जीतना नहीं है, बल्कि अपनों के साथ जीना है। इसलिए मैं अपनों से जीतना नहीं चाहता, क्योंकि जीतने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और मेरी लड़ाई अपनों से नहीं है। इसलिए मैं गुरु कबीर जी की इस बात से शुरू करूंगा। प्यारे साथियों, आज हम लोग आजादी के 75 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में खड़े हैं। मैं देश भर में जाता हूं, जिलों जिलों में जाता हूं, लोगों के हालात देखता हूं। कहीं बाढ़ से जीवन दुर्भर है तो कहीं रोटी रोटी के लाले पड़े हैं, कहीं बहन बेटियों की असमतें लुट रही है तो कहीं हमारे लोगों को जानवरों की तरह पीट के चंद्रशेखर कन्नौजिया की तरह मार दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाती है और सत्ता आंखें बंद कर लेती है तो फिर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, इसलिए इस सत्ता का भरोसा छोड़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और आसान नहीं था लड़ना। कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफ है, कितना दर्द, एक से बढ़कर एक समस्याएं, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र और तोड़ देने वाली लाठियां, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो गोलियों से हत्या करने का प्रयास, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो इतने षड्यंत्र करने का प्रयास। सहारनपुर की जेल से और संत कबीर नगर तक का सफर आसान नहीं है मेरे भाइयों। बहुत कुछ सहना पड़ता है, मर मर के जीना पड़ता है। जब जेल की सलाखों में 10x6 की तन्हाई में रात होती थी तो हर दिन की सुबह के साथ ऐसा लगता था कि ये रातें कब खत्म होगी। 16 महीने की जेल, 10x6 की कोठरी, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की परेशानियां, न खाने का पता था, न पीने के पानी की साफ व्यवस्था थी। परिवार से दूर, आप से दूर,
तमाम तरह के जख्मों के साथ, तकलीफों के साथ एक लंबा समय जेल की रातों में गुजार कर मैं आया था गोरखपुर, आपको याद होगा। और जब मैं गोरखपुर आया था 2022 में, तो 2022 में बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया था कि 5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश उसी हाल में था जिस हाल में 10 साल पहले था। जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, जल भराव होता था, जल भराव। मैं जिन गलियों में जाता था, लोग मुझसे कहते थे कि नेता आते हैं चले जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी जब अखबार पढ़ता हूं, फोन में खबर देखता हूं, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर ऐसा है, आज भी महाराजगंज ऐसा है, आज भी डुमरियागंज ऐसा है, आज भी अंबेडकर नगर आजमगढ़ के हालात नहीं बदले हैं, आज भी मऊ के हालात नहीं बदले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी पे बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं। अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं, तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहां से निकाला क्यों नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं गारंटी से कहता हूं कि LIU के जरिए, IB के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी, और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी। और जब ये खबर लखनऊ जाएगी, तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले हमें दी जाएगी, एक दिन पहले। ये जानते हुए भी कि जिनका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनुवादी जान धोकर पड़े हैं कि इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों में स्वाभिमान सम्मान पैदा हो जाएगा। तो व्यवस्था करने का समय भी प्रशासन और पुलिस आजकल देरी से दे रही। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आप अपने मन से नहीं करते। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हो, और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूं। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, और मैं आपके दर्द को भी जानता हूं मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। बॉर्डर स्कीम से आप परेशान हैं, वेतन विसंगता बहुत है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए, सबसे पहले आपकी समस्या को हल किया जाएगा। मेरी बात का प्यार रखिए। और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, वो आपकी समस्या खुद हल होने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं से आपसे नाराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपसे आशा लेके बैठा है आपके थाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, उसका विश्वास आप में है, वो आपको अपने रक्षक के तौर पे देखता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उनके साथ प्यार का सलूक किया करो, क्योंकि कई जगह से जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल ही एक CO साहब की वीडियो वायरल हुई है, जो मिलक रामपुर में हैं।
मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको कोट किया है। वो कह रहे थे चोर चमार, वो चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घृणित टिप्पणी होती है कि जब उस पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं। वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और जुल्म जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना। कुछ लोग तो काल्पनिक डर से डर गए हैं कि हम पे झूठे मुकदमे हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों का बलिदान दिया, सरतानी हत्या हुई है, पायल तड़वी की, डेल्टा मेघवाल की, रोहित वेमुला की। उनकी माओ से पूछ के देखो, जिस बच्चों को भविष्य बना के पालते हैं और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओ पे क्या बीतती है। आप हमारे दर्द को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए 11 तारीख को हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया है। हम देश को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा। प्यारे साथियों, आज जब हम लोग इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे नेतागण यहां उपस्थित हैं, तो मैं गोरखपुर से शुरू करूंगा। गोरखपुर में 2022 में भी जल भराव की समस्या थी और आज भी जंगल अहमद अली शाह के लोग, मैंने परसों तरसों के अखबार में देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कीचड़ में जाने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों पे लोग कीचड़ में जाने को मजबूर हैं और सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे निगम्मी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार को 2027 में मेरे लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सिद्धार्थनगर में जंगली जानवरों का प्रकोप है, आतंक है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो डीएपी की खाद की तस्करी होती है और किसान लाइन में लग के सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए संघर्ष करता है और सरकारें कहती है कि हमने किसानों को खुशहाल बना दिया है। प्यारे साथियों, कुशीनगर में जो पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महामानव तथागत के परिनिर्वाण स्थली पे किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। संत कबीर नगर में हथकरघा और छोटे दो का पतन हो रहा है और इस पे सबसे बड़ी लाठी तब चलती है जब बिजली के बढ़े हुए दाम और तमाम तरह के छापे उन मजदूरों को, उन गरीबों को तोड़ने का काम करते हैं, उन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराजगंज में जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही का बोलबाला साफ तौर पे नजर आता है। मऊ में बुनकर समाज को गहरे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। बिजली, कच्चे माल और बाजार की गंभीर समस्या, श्रमिकों का शोषण और न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है। बलिया में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और आज तक अस्थायी समाधान नहीं हुआ और अगर कोई विस्थापित होता है तो उनको पुनर्वास भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जगह जगह की कंप्लेनें हमारे पास हैं। आजमगढ़ में
जो शिक्षा का केंद्र है वहां भी बेरोजगारी का बड़ा आलम है, बेरोजगारी चरम पर है और मुस्लिम भाइयों पे झूठे मुकदमे लगा के उनको तोड़ने का काम आजमगढ़ में किया जा रहा है। देवरिया में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उनका इतना अभाव है संस्थानों का कि सिंचाई और नहर व्यवस्था ध्वस्त है, खेती की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो पा रही है। और अभी अभी हमारी सरकार ने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील अमेरिका के साथ, और ऐसी ट्रेड डील की है कि अगर अमेरिका का कोई सामान यहां आएगा तो बहुत सारे सामानों पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और अगर हमारा सामान वहां जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला, किसान मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये डील नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है। सरकार ने इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इंपोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और भयंकर बेरोजगारी भूखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, इतनी भी आंखें बंद ना करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई ना दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने कि हम विकास करेंगे और पीठ थपथपाते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री की कहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी सुंदर है, रात के अंधेरे में भी बच्चियां अगर सोने के गहने पहन के निकल जाएं तो कोई गुंडा नहीं छू सकता। और मुख्यमंत्री तो कहते थे हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, कोई बेटी को अपमानित करेगा तो यमराज उसका टिकट काट देगा। लेकिन कपसाड़ में, मेरठ में जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी मां को, जब वो मां अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, उस मां को धारदार हथियारों से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, और यमराज भी छुट्टी पे चला जाता है। इनका यमराज भी कहीं ढूंढा नहीं मिलता है। ये सरकार चला रहे हैं। आप देखिए प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें शिक्षा के रूप में हथियार दिया था कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, जो बेबसी लाचारी में जिया है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला के क्लास 4 से लेकर क्लास 1 का अधिकारी बना सकता है, उसको मुख्य धारा में ला सकता है। मैं अपने बारे में बताता हूं, औरों की छोड़िए। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं। अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी में तुलना की जाए, मेरे दादाजी को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने, और जब मास्टर बने तो एक तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया, तो मुझे उन्होंने और मेरे दोनों भाइयों को, मेरी तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम किया। और आज अगर मैं यहाँ खड़ा के बोल रहा हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों के बाद ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिन्होंने ये आपके घर में भी हुआ होगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, ये आपके घर में भी हुआ होगा कि आपको फीस की जरूरत होगी, आपको किताबों की जरूरत होगी, आपको कॉपी की जरूरत होगी, आपको एग्जामिनेशन फीस की जरूरत होगी, आपको जूतों की जरूरत होगी, और आपके पिता पर जूते चप्पल नहीं होंगे, उनके पास पैसे की कमी होगी, तो उन्होंने अपना पेट काट के आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की होगी। अपने अंदर झांक के देखो, आपको ये दिन दिखाई दे जाएगा। मैं भी आप ही के जैसे परिवार से निकल के आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पिताजी ना पढ़ाते तो आज ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा होकर आपके लिए बात नहीं रख रहा होता, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हितों के लिए पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा रहा होता। ये शिक्षा के कारण संभव हुआ है। मगर मैं शिक्षा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पिछले 5 साल में 18,727 स्कूल इन सरकारों ने बंद कर दिए।
आप जानने की कोशिश करो कि सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, अमीर का या गरीब का बताओ, किसान मजदूर का या पूंजीपति का बताओ। तो किसान मजदूर का बच्चा पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल बंद करके और पैसे वालों के प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आज नहीं तो 10 साल 20 साल में ये गरीबी बेबसी लाचारी को की जो बेड़ियां उनको काट लोगे। क्योंकि कल अगर आप में से किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार, चित्रकार, अगर किसी भी प्रोफेसर, इंजीनियर किसी भी पद पे गया तो अपनी मां को आंखों में आंसू नहीं आने देगा, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा, अपनी बहन की शादी में और किसी कार्यक्रम में किसी के आगे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी लाचारी में कर्ज लेके जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा हथियार है जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार इन स्कूलों को बंद करके हमारी तरक्की का रास्ता रोकने का काम कर रही है। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि हमें इस शिक्षा को बचाना है और ये शिक्षा तब बचेगी जब संविधान बचेगा। मेरी बात को आप याद रखना प्यारे साथियों। आप जानते हैं इस शिक्षा को बचाने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं और हमारे पास क्या योजना, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनना। मुझसे क्या लड़ाई है सबकी, बाबा साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, राष्ट्रपिता फूले जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मान्यवर काशीराम साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, मामला रामसु वर्मा जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मैं आपको बताता। अगर वो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचते तो किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो अपने समाज के बारे में सोचते थे, इसलिए उनसे नाराजगी है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को आज भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उनको तोड़ दिया जाता है, फिर अब स्टैच्यू से डर जाते हैं लोग। अभी तेलंगाना में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर हमला किया गया, दिन दहाड़े हमला किया गया। वो प्रतिमा पे हमला नहीं था, वो उस विचार पे हमला था जो उन्होंने मनुवाद, पाखंडवाद, विश्वास के बाद को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को। अगर वो शिक्षा की ज्योत नहीं जगाते तो आज महिलाएं पढ़ नहीं पाती। आज इस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज और तमाम पायलट से लेकर जो बेटियां बनी हैं, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को जाता है, मां सावित्रीबाई फूले को, मां फातिमा शेख को। प्यारे साथियों, मुझसे भी इनकी यही लड़ाई है कि ये चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों को अधिकार क्यों दिलाना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह के अपमान को सह के आप लोग जीते रहोगे? क्या आपके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या आपको सम्मान का जीवन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके साथ जुल्म जाते बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। तो मुझसे लड़ाई का कारण मैं आपको बताता हूं। मुझसे लड़ाई का कारण, आजाद समाज पार्टी लड़ाई का कारण, भीम आर्मी से लड़ाई का कारण, एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सबके पास समस्या है कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, और हमारे पास समाधान है। क्या है? क्या है? समाधान। और मैं आपको बताता हूं कि समाधान क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। ये बीमार है, आपकी शिक्षा बीमार है, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगी मैं बताता हूं। इसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर ग्राम के प्रधान और पंचायत का मेंबर, उनके बीच में जितने पद हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य का, केंद्र का मंत्री हो, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को अब याद रखना। और चीफ सेक्रेटरी से लेके केंद्र के और प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव, मुख्य सचिव, तमाम जितनी पोस्ट हैं, उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, IAS, IPS, उसके बाद नीचे आ जाओ PCS, PPS, ADM, साधारण भाषा में ADM, SDM, तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, सेक्रेटरी, और हमारे SHO साहब, CO साहब, दरोगा जी, कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब, तमाम हमारे साहब लोगों के बच्चों को भी, जितने भी सरकारी पद है उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना। इससे होगा क्या? देखो सुनो,
एक तो सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो जाएगी, क्योंकि जब जिस स्कूल में एसएसपी साहब का या एसपी साहब का बच्चा पढ़ेगा, जिस स्कूल में एडीएम साहब का या डीएम साहब का बच्चा पढ़ेगा, उस स्कूल की बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने बच्चे की रखवाली करनी है तो इसी बीच में गरीब के बच्चों की भी रखवाली हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान, ये तो लागू कराने वाले हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं कानून, अगर किसी विद्यालय में विधायक जी का, सांसद जी का बच्चा पढ़ेगा, उसकी बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती है, वहां किताबों की कमी नहीं हो सकती, वहां टीचरों की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब उनके बच्चों के भविष्य में आंच आएगी तो ऐसे मिलेंगे स्कूल जैसे 5 स्टार होटल होते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। और शिक्षा भी ऐसी होगी जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है, लेकिन ये देना नहीं चाहते। और मैं आपको इस शिक्षा के साथ कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, इस बात को आप याद रखना। यही लड़ाई है इनकी मेरी, इसीलिए मेरे खिलाफ खड़े रहने दो, खड़े रहने दो। ये नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं सबसे लड़ लूंगा, बस आपसे नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि आपके साथ जीना है, आपका जीवन बदलना है, आपसे जीतना नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। एक और समस्या सबसे बड़ी, वो है अच्छा स्वास्थ्य। कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बीमार होने पे अस्पतालों के हाल ये हैं, आप जाइए सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं होगा, दवाई नहीं मिलेगी, और तमाम तरह की परेशानियां, साफ सफाई में कमी। लेकिन इसका भी सुधार है, समाधान कैसे? जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग कानून लागू कराते हैं, इनका इलाज आप सरकारी अस्पतालों में करवा दो। डीएम साहब का, एसएसपी साहब का, एसपी साहब का, सीओ साहब का, एडीएम साहब का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, कानूनगो साहब का, इनके बच्चों का, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। विधायक जी का, सांसद जी का, मंत्री जी का, जिला पंचायत सदस्य जी का, चेयरमैन साहब का, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, आप देखना सरकारी अस्पतालों की कायाकल्प हो जाएगी और आपके सरकारी अस्पताल आपसे ज्यादा बीमार हैं। अगर सरकारी अस्पतालों की हालत सुधर गई तो फिर प्राइवेट अस्पताल कैसे चलेंगे? इसलिए सरकारी अस्पतालों को जर्जर करके छोड़ दिया गया है कि इसके जरिए गरीबों की जेब कटे। और मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, मैं चुनावा सांसद हूं, आयुष्मान योजना में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है, उससे बड़ा घोटाला कभी देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ कि मेरे पास आयुष्मान है, आपके पेट में दर्द होगा, वो आपके सिर का भी सीटी स्कैन करेंगे, आपके हाथ का भी एक्सरे करेंगे, पैर का भी एक्सरे करेंगे। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो? कि भाई करा लो, कोई आगे दिक्कत ना हो। लेकिन करते इसलिए है कि सरकार से वो पैसा सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है और उनकी जेब भर जाती है और गरीबों के जेब के नाम पे उनकी दुकानदारी चल रही है। मैं तो इस बात को जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। एक तीसरी बड़ी बात है, सबसे बड़ी लड़ाई मुझसे क्या है? आज जल जंगल जमीन आपके घर का स्वाभिमान बहन बेटियों की तरफ जुल्म जाती होती है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा, मैं थोड़े कह रहा, प्रमुख साहब यहां बैठे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा, मौर्य जी, एनसीआरबी का डेटा कह रहा कि लाखों महिलाओं पे रेप हत्याएं होती हैं, गरीबों को, दलितों, पिछड़ों को मारा जाता, जुल्म जातियां होती है, उनकी जमीनें छीन ली जाती है। इनको डर यह है कि अगर ये आदमी आगे बढ़ गया तो ये अन्याय परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इलाज होगा उन लोगों का जो गरीबों के साथ अन्याय करेंगे कि दोबारा उनकी 7 पीढ़ी किसी का अन्याय नहीं कर पाएगी। मेरी बात है, क्योंकि मैं मास्टरी नहीं, मैं मास्टरी करके नहीं आया, सिर्फ मैं मास्टरी से भी एक कदम आगे 2 बार दिल्ली की तिहाड़ जेल काट के भी आया हूं निर्दोष होते हुए। मेरे कोर्स पीएचडी वाले हैं, आप चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि किस तरह की समस्या का समाधान होना है। मैं निर्दोष होते हुए एक बार गुरु घर तोड़ दिया तो दिल्ली में 5 लाख लोगों ने आंदोलन किया तो मुझे 66 दिन जेल में रहना पड़ा। और फिर एक बार जब एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो भी मुझे पकड़ के जमा मस्जिद से जेल भेज दिया कि चंद्रशेखर ने तो भड़काऊ भाषण दिया। मैं वकील हूं, मैं कोई भड़काऊ बात नहीं कहता, मुझे पता है कौन सी बात कब और कहां कहनी है। मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं। जब कोर्ट में पुलिस से पूछा गया कि भड़काऊ भाषण क्या है तो कोई जवाब नहीं था, तो फिर जज साहब ने मुझे बेल दे दी
और उनको, मेरे आइयों को, उनको बहुत फटकार लगाई कि ऐसे मत करो, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि लड़ाई बड़ी गंभीर है, आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा। अभी मैंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों का संवैधानिक आरक्षण के लिए जो है आयोग बन जाए, इसके लिए मैंने लेटर लिख के मांग उठाई, क्योंकि मैं जानता हूं ये कटौती करेंगे, हमारे लोगों को देंगे नहीं और हम अपने लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। इसलिए मैंने जो है मंत्री जी को लेटर लिखा कि ओबीसी आरक्षण जो है उसके लिए आप आयोग बना के जल्दी गठित कर दो, जिससे कि ओबीसी को उसकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिल जाए। और मैं आज कह रहा हूं पिछड़े वर्ग के मेरे भाइयों, मैं कर्ज मानता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, ईवी परियार रामानाकर स्वामी का, प्यारेलाल यादव का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कपूरी ठाकुर का, महामना राम सिंह वर्मा का, चौधरी महाराज सिंह भारती जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का, संत राम बी प्रजापति जी का, बाबू शिवराज चौरसिया जी का, परमानंद लोधी जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का कर्ज अपने ऊपर महसूस करता हूं जिनका कर्ज उतारना है। मैं आज इस मंच से वचन दे कहता हूं, कबीर जी की धरती से निजी क्षेत्रों में दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षण, आदिवासियों के लिए हम लोग लागू करवा कर रहे हैं। मेरी बात को अभी आगे और सुनो, जो आज तक नहीं हुआ, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो अति पिछड़े हैं उनके लिए 15% आरक्षण की अलग से व्यवस्था 27% से अलग होनी चाहिए, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये काम दूर नहीं है, ये काम होगा। 27% वालों का कटेगा नहीं और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको अलग से 15% आरक्षण हम लोग दिलाते रहेंगे। जब इस देश में बिना किसी आंदोलन के ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो सकता है, तो अति पिछड़े भाइयों के लिए भी 15% अलग से आरक्षण लागू हो सकता है। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे साथियों। और अंतिम जो पिछड़े भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, इस यूजीसी पे गाइडलाइन 2012 में भी बनी थी थोराट कमेटी से, SC ST के लोग थे, लेकिन जैसे ओबीसी को जोड़ा गया तो मंडल कमीशन की तरह आंदोलन हुआ। और आपने देखा कौन खड़ा था आपके साथ, कोई नेता खड़ा था यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में। आप मुझे बताओ ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रखे, जिनको जाति के आधार पर आप लोग वोट देने का काम करते हो कि मेरी जाति का मेरा नेता है, जो आज आपके साथ नहीं है, जब आप पे जुल्म हो रहा है, आपके अधिकार छिन रहे हैं, कल वो सत्ता में बैठ करके आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा, आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, जिस तरह SC ST के लोगों को आरक्षण मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी आरक्षण मिले, इस बात की भी कसौटी को हम लोग मजबूत करने का काम, और जब हम पे ताकत होगी तो देने का काम, लेकिन अभी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये काम पहले ना कोई कर पाया और आगे करने किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब फूले साहब को मानने वाले, साहू जी महाराज को मानने वाले साहू जी महाराज ने जब 50% लागू किया था, तो साहू जी महाराज को मानने वाले उनके चेले SC ST के साथ ओबीसी के भाइयों को भी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाते रहेंगे, उनकी संख्या के आधार पर। मेरी बात को अभी याद रखें प्यारे साथियों, अब समय आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई को मजबूत करना है, और इतना मजबूत करना है कि किसी भी कीमत पे हमारे लोग जुल्म जाति के शिकार ना हो। कबीरदास जी कहते थे ना, कल करे सो आज कर, आज करो से अब पल में विरले आएगी, बहुरी कहोगे कब। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप यहां आए हो, आप मुझसे प्यार करते हो, दिल में बड़ी इच्छा रखते हो, मोटरसाइकिल पे दौड़ लगाते हो, इधर उधर चढ़े हुए हो, अपनी जेब का पैसा खर्च करके आया हो, मैं आपके लिए चिंतित रहता हूं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ नारा लगाने से काम बन जाएगा? क्या नारा लगाने से हक अधिकार मिल जाएंगे? क्या नारा लगाने से बहन बेटियों को रोजगार मिल जाएगा? क्या नारा लगाने से जुल्म जाति बंद हो जाएगी? कैसे बंद होगी? कैसे बंद होगी बताओ, आप ही बताओ कैसे बंद होगी? मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि इस देश में आजादी से पहले कमजोर वर्गों के लोगों को वोट का अधिकार नहीं था।
इस देश में 1919 से पहले 3% लोग वोट देते थे, फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी और 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। वो 15% लोग कौन थे? वो जो टैक्स देते थे, वो जो जमींदार थे, वो जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो जो उद्योग चलाते थे, वो जिनके परिवार जो है संपन्न थे, उन्हीं लोगों को टैक्स देने का, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इसके खिलाफ लड़े। बहिष्कार हितकारिणी महासभा के बैनर तले उन्होंने मेमोरेंडम दिया। जिस तरह आज आप लोग जिलों पर जाकर मेमोरेंडम देते हो और मेमोरेंडम देके कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। और उनके प्रयासों की वजह से साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ और 3 बार गोलमेज सम्मेलन के बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में आपको शक्ति मिली। और जब कॉमनवेल्थ अवार्ड पे समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तो आपको आरक्षण मिला, आपको अधिकार मिला। और भारत पहला ऐसा देश है जहां महिलाओं को संविधान के लागू होने के साथ वोट का अधिकार मिला। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूरोप ये नहीं कर पाया। वो महिलाओं को वो भी कमजोर समझता था। बाबा साहब अंबेडकर डटे खड़े रहे कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल में बराबर का अधिकार दिलाना है। कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया। और इस देश में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, या बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, या द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो पाया है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की वजह से हो पाया है। वरना कोई नहीं चाहता था। महिलाओं को पैर की जूती समझते थे, इतना बुरा हाल था, विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथाएं बनी हुई थी कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज के हालात क्या है? आज वोट होने के बावजूद भी आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण एकमात्र ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। दूसरों के महलों में जाओगे तो कल लात मार के निकाल दे जाओगे। इसलिए अपनी झोपड़ी में रहो। और आपकी झोपड़ी जो संघर्ष कर रही है, आपको छाया देने का काम कर रही है, 24 घंटे 7 दिन। अगर आपकी तरफ कोई यहाँ मुक्ति है तो बताओ, बीमार में के लोग खड़े होते हैं, भी खड़े होते बताओ। अगर आप पर कोई जुल्म होता है, बीमार में के लोग आते हैं, नहीं आते हैं? तो ये बीमार में आजाद समाज। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।